हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मैं गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाया हूं कि इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे क्या एंजियोप्लास्टी या हार्ट अटैक के बाद स्टेंट जब व्यक्ति को कर दिया जाता है तो उसके बाद होने वाला हर मृत्यु, क्या वो स्टेंट की प्रॉब्लम है या वो स्टेंट के क्लॉटिंग की वजह से हो रहा है? क्या कंट्रीब्यूशन है स्टेंट थ्रोम्बोसिस या स्टेंट के क्लॉटिंग होने का मृत्यु दर में? स्टेंट क्लॉटिंग एग्जैक्टली क्या होती है और क्या हर चीज़ के लिए स्टेंट को ब्लेम करना सही है या गलत है? इस बारे में बात करेंगे। क्या फैक्ट्स हैं इस बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को लेकर काफ़ी मिसकंसेप्शंस है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक के बाद अगर व्यक्ति मर गया तो स्टेंट बंद हो गया, एक ही कारण स्टेंट बंद हो गया। तो डेफिनेटली इसमें क्या सच्चाई है, क्या फैक्ट्स कहते हैं, किताबें क्या कहती है, गाइडलाइंस क्या कहती है, आज इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली काफ़ी यूज़फुल होगा। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल इस वीडियो को एंड तक देखें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें कंटिन्यूस इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपके लिए इस तरह का इंटरेस्टिंग और यूज़फुल कंटेंट बनाते रहें। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है, क्या मृत्यु एंजियोप्लास्टी के बाद अगर हो रही है तो क्या वो हमेशा स्टेंट रिलेटेड ही है या और भी कुछ कारण है? जानना ज़रूरी है। एंजियोप्लास्टी बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हार्ट की नलियों में जो अगर ब्लॉकेज होता है उसको हम खोलते हैं। ये ब्लॉकेज को खोलने के लिए हम एक स्टेंट या स्प्रिंग यूज़ करते हैं, जिससे हम ब्लॉकेज या कचरे को साइड पर कर देते हैं और नली में रक्त का प्रवाह चालू हो जाता है। स्टेंट बेसिकली इसलिए लगाया जाता है ताकि जब हम नली के ब्लॉकेज को खोलें और कचरे को साइड पर करें तो कचरा वापस से ना बीच में आ जाए, नली वापस से ना दब जाए, इलास्टिक रिकॉइल की वजह से नली वापस से कोलैप्स ना हो जाए। पहले ज़माने में जब सिर्फ बलून एंजियोप्लास्टी करते थे तो नलियों में रिकोलैप्स होने का चांसेस और रीब्लॉकेज होने का चांस 25 to 40% तक होता था। आज के डेट में जब से मेडिकेटेड स्टेंट अवेलेबल है, रीब्लॉकेज का चांस लेस देन 5% है। इनफैक्ट जो न्यूअर डेटा है वो तो और भी कम कहता है। स्टेंट क्लॉटिंग का चांस 1% है। तो अब हम बात करेंगे बेसिकली हार्ट अटैक के बाद या एंजियोप्लास्टी के बाद मृत्यु क्यों होती है और इसके क्या कारण हो सकते हैं। बेसिकली जानना समझना ज़रूरी कि हार्ट अटैक बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जब हार्ट की नली में सडनली क्लॉट हो जाए और नली सडनली बंद हो जाए, जिसके हार्ट के सेल्स को मिलने वाला ऑक्सीजन सप्लाई और ग्लूकोज सप्लाई सडनली बंद हो जाता है, टिश्यू मरना चालू हो जाता है। बेसिकली जब ये होता है और अनट्रीटेड रहता है तो मृत्यु दर अलग अलग स्टडीज़ ने शो किया 25 to 30% रहता है। एंजियोप्लास्टी के बाद भी मृत्यु दर 8 से 10% रहता है। टेक्निकल भाषा में समझे, स्टेंट का क्लॉटिंग का चांस 1%, ठीक है। स्टेंट में क्लॉट होने का या फिर से हार्ट अटैक आने का चांस 1%, मैक्सिमम 2%। डेथ का रेट 10%, यानी होने वाले मृत्यु फिर भी 80 से 90% केसेस में बिना स्टेंट रिलेटेड दूसरे कारणों से होती है। इनमें से जो कारण इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक में स्टेंट कर दिया तो कोई चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं है, और नली खुल गई तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, वैसा नहीं है। ये वैसा है कि घर में अगर बिजली की वायरिंग में शॉर्ट सर्किटिंग से अगर आग लग जाए, उसके बाद अगर आप वायरिंग चेंज करते हो तो जो आग का डैमेज हो गया वो ठीक नहीं होता। आग का डैमेज तो वैसा का वैसा ही रहता है। वायरिंग चेंज करने का पर्पज़ ये है कि दोबारा आग नहीं लगे, फर्दर आग नहीं लगे, आग और फैले नहीं। लेकिन जो ऑलरेडी डैमेज हो गया, जो फर्नीचर ख़राब हो गया, दीवारें काली पड़ गई, वो चेंज नहीं कर सकते। आप घर का फर्नीचर तो फिर भी एक बार चेंज कर लो, दीवारों को रीपेंट कर लो, लेकिन हार्ट का सेल्स कहाँ से लाओगे? हार्ट तो रिप्लेसमेंट इतना इजी नहीं है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इतना इजी नहीं है। तो इसीलिए इस चीज़ को जानने और समझने की ज़रूरत है कि ये जो सेल्स मर जाते हैं ये सबसे ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। जो टिश्यू डैमेज हो जाता है वो सबसे ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करता है। जो पंप फंक्शन हार्ट का 65% से 25-30%, 35% पर आ जाता है, वो मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, ना कि स्टेंट। स्टेंट में क्लॉटिंग होने का चांस 1% है, और उसमें भी अगर व्यक्ति को अगर स्टेंट क्लॉट होता है तो हार्ट अटैक आएगा, और उसमें अगर हार्ट अटैक आता भी है तो 50 to 70% पेशेंट्स हॉस्पिटल आते हैं तो उनको वापस से एंजियोप्लास्टी करके या बलून करके या इंजेक्शन करके नली को वापस खोला जा सकता है। हर व्यक्ति जिसको स्टेंट थ्रोम्बोसिस होता है वो मर नहीं जाएगा, उसमें भी हार्डली 5 to 10% लोग ही मरेंगे। और उसमें भी अगर आप ये मान के चलिए कि चलिए अगर आपने माना कि 1% क्लॉटिंग का चांस है और सब पेशेंट मर भी जाते हैं तो भी मृत्यु दर 1% ही तो हुआ। बाकी 9% जो लोग एंजियोप्लास्टी के बाद भी मर रहे हैं उनके मरने का कारण दूसरा होता है। इसलिए टेक्निकली ये गलत है कि आप हर चीज़ का ब्लेम स्टेंट पर डालें और जब एक कार्डियोलॉजिस्ट प्रोसीजर कर दे तो आप उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि साहब हमने लाख रुपए खर्चा किया, अब तो मेरा पेशेंट अमर हो जाना चाहिए, अब उसके बाद कुछ भी हुआ तो डॉक्टर ने गलती की, स्टेंट अच्छे से नहीं डाला, घटिया क्वालिटी का डाला, ये डाला वो डाला, सब कहानियाँ चालू हो जाती है।
ये कम्प्लीटली गलत चीज़ें हैं। स्टेंट को हर चीज़ के लिए ब्लेम करना ज़रूरी नहीं है। स्टेंट बेसिकली नली को खोलने की चीज़ है, कोई रामबाण नहीं है या कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको आपने घुमा दी और सब चीज़ ठीक हो जाती है, वैसा नहीं होता। यूजली स्टेंट करने का पर्पज़ ये होता है कि उससे नली खुल जाती है, नली डायलेट हो जाती है। दोबारा रीब्लॉकेज होने का स्टेंट में 5% चांस होता है। ये स्लो रीब्लॉकेज जो होता है ये यूजली हार्ट अटैक नहीं करता। इसमें लेस देन 5 to 10% केसेस में अगर पेशेंट बहुत लापरवाही करे और उसके सिम्टम्स को इग्नोर करे, हॉस्पिटल ना जाए, ध्यान ना रखे, तो कभी कभी हार्ट अटैक हो सकता है, स्टेंट क्लॉट हो सकता है। स्टेंट थ्रोम्बोसिस जो है, हमने इसके बारे में सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। स्टेंट थ्रोम्बोसिस बेसिकली स्टेंट में सडन क्लॉटिंग की वजह से होता है और ज़्यादातर ये क्लॉटिंग पहले 24 से 48 घंटे में ही ज़्यादातर होती है। तो इसलिए हार्ट अटैक के बाद जो 1 ईयर मोर्टेलिटी 10% है, उसमें अगर स्टेंट क्लॉटिंग का कंट्रीब्यूशन है भी तो वो पहले 2-4 दिन में ही होगा। स्टेंट क्लॉटिंग यूजली 2-4 महीने 6 महीने के बाद ज़्यादातर केस में नहीं होता, होने का चांस लेस देन 0.5% से भी कम है। तो इसीलिए हर मृत्यु को होने के लिए, चाहे व्यक्ति धबकारे की अनियमितता से मर जाए, चाहे क्लॉटिंग की वजह से मर जाए, चाहे कोई और कारण से मर जाए, हर चीज़ के लिए स्टेंट को ब्लेम करना सही नहीं है। मृत्यु होने का कारण ज़्यादातर केस में ये होता है कि क्योंकि धबकारा अनियमित हो सकता है, जो सेल्स मर जाते हैं वहाँ पे जो वायरिंग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो फाइबर्स ख़राब हो जाते हैं, एक तरह से उनका इंसुलेशन ख़राब हो जाता है, बार बार उसमें शॉर्ट सर्किटिंग होती है। शॉर्ट सर्किटिंग होने से सडनली धबकारा अनियमित होता है और हार्ट फेलियर के ज़्यादातर पेशेंट सडन अरिथमिया से मरते हैं। इसके अलावा हार्ट अगर किसी का बहुत ज़्यादा वीक हो गया तो हार्ट फेलियर की वजह से बार बार लंग्स में पानी बढ़ता है, बार बार व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसकी वजह से लोग मरते हैं। कई बार हार्ट का जो दीवार अटैक की वजह से कच्चा हो गया वो फट जाता है, उसकी वजह से 1 से 2% केस उसकी वजह से मरते हैं। ऑब्वियसली स्टेंट कर देने से ये चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। हाँ, जितना जल्दी आप स्टेंट को करोगे उतना टिश्यू को आप बचा सकते हो। हार्ट अटैक के अंदर पहले 2-3 घंटे के अंदर अगर एंजियोप्लास्टी हो जाए तो हम ज़्यादातर टिश्यू को बचा सकते हैं, तो मृत्यु दर को 30% से कम करके 5 से 10% पर ला सकते हैं। लेकिन जितना देर होते जाएगा उतना मृत्यु दर बढ़ते जाएगा। अगर ये एंजियोप्लास्टी पहले 30 मिनट या 1 घंटे 2 घंटे के अंदर हो जाए तो हम ज़्यादातर टिश्यू को बचा सकते हैं, मृत्यु दर 2-4% तक ला सकते हैं। लेकिन जितना लेट होते जाता है, 3 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जितना लेट होते जाता है उतना टिश्यू मरते जाता है। उसके बाद स्टेंट हम करते भी हैं तो भले एंजियोग्राफी में या आपको ऑन मशीन आपको आराम से दिखाई देगा कि नली बहुत अच्छे से खुल गई है, फ्लो बहुत अच्छा आ गया है, लेकिन वो ये गारंटी नहीं करता कि सब टिश्यू नॉर्मल हो गया। बस खाली वो यही दर्शाता है कि नली खुल गई है। लेकिन इसको आप सिंपल भाषा में समझें तो गार्डन में पौधा जीवित हो तो पानी देने का मतलब है, पौधे मर जाएं फिर आप कितना भी पानी दो कोई मतलब नहीं है। तो अगर टिश्यू मर गया उसके बाद आप नली को खोल भी दोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, अगर टिश्यू जिंदा है तो नली को खोलने का कुछ फ़ायदा मिल सकता है। जितना टिश्यू को आप बचा सकें वो डिसाइड करेगा मृत्यु दर कितना होता है। सिर्फ स्टेंट कर देने से चमत्कार हो जाएगा और वो एक जादू की छड़ी है उसको घुमा दी और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये समझना गलत है और हर चीज़ के लिए कार्डियोलॉजिस्ट को ब्लेम करना गलत है, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट को बचाने की कोशिश कर सकता है। स्टेंट करना उसमें एक पार्ट ऑफ द थेरेपी है, वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थेरेपी माना जाता है, लेकिन वो चमत्कार नहीं है, उसकी भी लिमिटेशंस है और उसको लिमिटेशंस को समझते हुए उस थेरेपी को करना और उसको प्लान करना ज़रूरी है। आप सिर्फ ये है कि स्टेंट कर दिया और हॉस्पिटल पहुंच गए, जैसे तैसे करके एंजियोप्लास्टी अगर हो गई तो सब चीज़ नॉर्मल हो गई, ये समझना बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसके करने के बाद भी मृत्यु दर अलग अलग पेशेंट में 10% तक या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जितना देर होते जाएगा ट्रीटमेंट उतना मृत्यु दर बढ़ते जाता है। ये समझना और समझाना कई बार ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि लोग इसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कार्डियोलॉजिस्ट को ब्लेम करते हैं, कई बार कार्डियोलॉजिस्ट पे केस कर देते हैं, कई बार कार्डियोलॉजिस्ट को ब्लेम करते हैं, उसे गालियाँ देते हैं, दोबारा उसके पास कभी नहीं जाते, जिसकी वजह से कई बार कार्डियोलॉजिस्ट टफ केसेस को लेने में हेजिटेट करते हैं। कई ऐसे भी बचाए जा सकने वाले केसेस हैं जिनको अगर स्टेंट किया जाए या ट्रीटमेंट किया जाए उसके बाद बचाया जा सकता है, क्योंकि पब्लिक का एटीट्यूड इतना ज़्यादा ख़राब रहता है और पब्लिक इतना ज़्यादा ब्लेम करती है कि लोग इस तरह के टफ केसेस को लेना ही नहीं चाहते। कार्डियोजेनिक शॉक एक कंडीशन है जहाँ बीपी 90 से कम हो जाता है और लंग्स में पानी भरना चालू हो जाता है। उस कंडीशन में अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए या एंजियोप्लास्टी ना की जाए तो मृत्यु दर 90% होता है। करने के बाद भी मृत्यु दर 50% रहता है। लेकिन इस तरह के ख़राब पेशेंट्स को हमारे इंडिया में लोग इस डर और इस ब्लेम गेम की वजह से लेना नहीं चाहते, ट्रीट करना नहीं चाहते। हमारे यहाँ ज़्यादातर कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट्स को कार्डियोलॉजिस्ट प्लास्टी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर 50% चांस है कि इवन ट्रीटमेंट करने के बाद भी पेशेंट नहीं बचेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सारा ब्लेम कार्डियोलॉजिस्ट पे आता है, लोग प्रोसीजर को ही ब्लेम करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को गाली देते हैं और हर आसपास आने जाने वाले सबको कहते हैं कि भाई इस हॉस्पिटल में मत जाना, ये डॉक्टर बेकार है, पेशेंट को बचा नहीं पाया। अब डॉक्टर और
भगवान में ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि भगवान चमत्कार कर सकता है, डॉक्टर चमत्कार नहीं कर सकता। डॉक्टर साइंटिफिकली करेक्ट जो थेरेपी है वही आपके पेशेंट को दे सकता है। वो सक्सेसफुल हो या नहीं हो, जान बचे या नहीं बचे, डॉक्टर के हाथ में बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर सिर्फ उसको प्रयास कर सकता है, अपना बेस्ट दे सकता है और बेस्ट पॉसिबल साइंटिफिकली करेक्ट थेरेपी दे सकता है। एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकता, तुक्का नहीं मार सकता, जो उसको पेशेंट के लिए सबसे अच्छा थेरेपी लगता है वो कर सकता है। उसके बाद भी जान बचे या नहीं बचे ये ऊपर वाला डिसाइड करता है, ये डॉक्टर के हाथ में नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ के लिए ब्लेम स्टेंट पर और कार्डियोलॉजिस्ट पर करना गलत है। मृत्यु होने का मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कारण स्टेंट के अलावा बाकी कारण होते हैं। स्टेंट में प्रॉब्लम को अगर हम 100% मोर्टेलिटी भी मान लें तो भी मृत्यु दर उसकी वजह से 1 to 2% ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। मरने वाले 80 to 90% या उससे ज़्यादा % लोग भी दूसरे कारणों से उनकी मृत्यु होती है एक वर्ष में। पेशेंट की भी कई बार नेग्लिजेंस होती है कि वो दवा को मिस करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं, फॉलोअप में प्रॉपरली नहीं आते, व्यसन करते हैं, बाकी सब पैरामीटर्स का ध्यान नहीं रखते। ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है मोर्टेलिटी में। तो अकेले सिर्फ स्टेंट को ही ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। बाकी सारी चीज़ें और बाकी सारे पैरामीटर्स को ध्यान पे रख के डिसाइड होता है कि व्यक्ति का मृत्यु दर एक वर्ष में कितना होगा। फिर भी आज के डेट में बहुत सारी तरह की अच्छी मेडिसिन आ गई हैं जिससे कंपैरेटिवली मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन फिर भी मेडिसिन करने के बाद भी और स्टेंट करने के बाद भी और हर संभव थेरेपी करने के बाद भी 100% गारंटी कोई भी डॉक्टर नहीं दे सकता कि पेशेंट बच ही जाएगा। आज के डेट में लोगों का ऐसा रहता है कि पेशेंट बच गया तो वो हमेशा कभी कार्डियोलॉजिस्ट को थैंक बोलते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो खाली यही बोलते हैं कि साहब हमने पैसा लगाया, पेशेंट बच गया, पैसा लगाया इसलिए पेशेंट बच गया। लेकिन हाँ, अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो डेफिनेटली सारा ब्लेम कार्डियोलॉजिस्ट को करते हैं कि इतना पैसा लगाया फिर भी पेशेंट नहीं बचा। पैसा लगाना इज ओनली पार्ट ऑफ द थेरेपी। थेरेपी आपने की, उसमें पैसा लगता है, पर वो थेरेपी कोई चीज़ का गारंटी नहीं होता कि करने के बाद बच ही जाएगा। कितने पेशेंट्स हमारे पास हार्ट अटैक में आते हैं, साहब गारंटी बोलो तो मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा, आप 2 लाख चाहे 10 लाख बोलो, हम खर्चा करने को तैयार है, गारंटी बोलो। गारंटी बोलना गलत है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट कहाँ से गारंटी देगा? कार्डियोलॉजिस्ट आपको जो साइंटिफिक फैक्ट्स है वो बता सकता है, जो थेरेपी है वो कर सकता है। जान बचाना ऊपर वाले का काम है, डॉक्टर का काम खाली साइंटिफिकली करेक्ट थेरेपी को करना है, अपना बेस्ट देना है। उसके बाद जान बचे या नहीं बचे ये ऊपर वाला डिसाइड करता है। आज के टॉपिक में मैंने डिस्कस किया कि स्टेंट थ्रोम्बोसिस पर सारा ब्लेम करना, प्रोसीजर के बाद हर होने वाली मृत्यु और हर होने वाली प्रॉब्लम स्टेंट थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड होता है या स्टेंट में रीब्लॉकेज से रिलेटेड होता है, ये गलत है। 90% ऑफ जो प्रॉब्लम्स हार्ट अटैक के बाद या एंजियोप्लास्टी के बाद होती है वो दूसरे कारणों से होती है, वो हार्ट फेलियर की वजह से होती है, टिश्यू जो ऑलरेडी डैमेज हो गया उसकी वजह से होती है, ना कि स्टेंट रिलेटेड। तो हर होने वाली मृत्यु के लिए डॉक्टर को ब्लेम करना, उसे गालियाँ देना या स्टेंट को ब्लेम करना, उस टेक्नोलॉजी को ब्लेम करना, ये गलत है। ऐसा ब्लेम करने से आप अगले 10 लोगों को और उस थेरेपी से डेटर करते हैं जो एक्चुअल में जिनको उस थेरेपी से फ़ायदा हो सकता था। आप उनको भी ये गलत शिक्षा देते हैं कि आप वो थेरेपी नहीं करा, वो थेरेपी से लोग मर जाते हैं। लोगों का ये भ्रांति है, थॉट प्रोसेस है कि एंजियोप्लास्टी से लोग मर जाते हैं, स्टेंट डालने से लोग मर जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है। स्टेंट कोई चमत्कारिक या जादू छड़ी नहीं है जिसको एक बार आपने कर दिया और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी अपनी लिमिटेशंस है और जो बेस्ट पॉसिबल वो कर सकता है वो उसको करने के लिए डॉक्टर को आपको प्रेरित करना चाहिए। ब्लेम गेम आप करेंगे तो उसमें एट द एंड ऑफ द डे आपके पेशेंट का ही नुकसान होगा और डॉक्टर डर डर के अपनी सेफ्टी के कारण कई ख़राब केसेस जो है जिनको बचाया भी जा सकता है उनको टच करने में डॉक्टर हेजिटेट करेंगे। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए अवेलेबल करते हैं ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना ना पड़े। डॉक्टर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ये सब से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी अधूरी होती है क्योंकि डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे ताकि आप उसको समझ सकें, अपने पेशेंट को बेटर मैनेज कर सकें और बीमारी के बारे में आपको एक अवेयरनेस डेवलप हो। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपको कोई और टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करें फ्यूचर के वीडियोज़ में तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो इसको लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। तो मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल और अंत में मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा देखा और उम्मीद करूंगा कि आपको कुछ मिसकंसेप्शन इससे क्लियर हुआ होगा, कुछ फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे और बीमारी को समझने में आपको कुछ मदद मिली होगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, कंस्टेंट इंकरेजमेंट मिलती रहे ताकि इस तरह का अच्छा कंटेंट और वीडियोज़ हम आपके रेगुलरली लाते रहें। थैंक यू।